अच्छा भाई, तो हम अभी क्या करने जा रहे हैं? हमने ये वाला कोड रन किया था, नहीं किया? ठीक हो गया। देखो भाई, सबसे पहले मैं कोलैब पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। और हम जो डीप लर्निंग एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसके लिए हम कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं? टेंसर फ्लो। पहले केरस अलग थी और टेंसर फ्लो अलग थी, पर टेंसर फ्लो ने फिर केरस को क्या कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया। तो अब वो केरस जो है वो टेंसर फ्लो में जम हो गई। तो टेंसर फ्लो डॉट केरस डॉट डेटा सेट्स, जब आप टेंसर फ्लो इंस्टॉल करते हैं तो हर इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी के साथ उस कुछ डेटा सेट्स पैक्ड आते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर अपने सिस्टम में आऊँ और यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ, एसके लर्न कहीं नजर आए तो बताना, या साइकिट लर्न डाटा, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास कुछ ना कुछ डेटा सेट्स जो हैं वो बिल्ट इन आते हैं। अगर मैं सीबॉर्न लाइब्रेरी इंपोर्ट इंस्टॉल करी हुई है तो सीबॉर्न के बहुत सारे डेटा सेट्स जो हैं वो बिल्ट इन मेरे पास यहाँ इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही सीबॉर्न के साथ पैक होके आ जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास केरस पे ये एमनिस्ट का डेटा सेट है, ये भी पैक्ड आया हुआ है। और भी डेटा सेट्स हैं बट अभी हम इस पे काम कर रहे हैं। एमनिस्ट डेटा सेट क्या है, एनीबॉडी नोज? एमनिस्ट का जो डेटा सेट है, हाँ, बेसिकली वो क्या है? हैंड रिटन डिजिट्स है, उनकी तस्वीरें हैं। क्या है? यानी हाथ से डिजिट लिखा है, उसको तस्वीर ले ली, फिर हाथ से डिजिट लिखा, उसकी तस्वीर ले ली है, एमनिस्ट कहलाता है। एंड दिस इज नॉन आल्सो नॉन एज द हेलो वर्ल्ड ऑफ डीप लर्निंग। क्या कहलाता है? हेलो वर्ल्ड ऑफ डीप लर्निंग, कि यहीं से काम जो है वो शुरू करते हैं। तो हम भी डीप लर्निंग का हेलो वर्ल्ड करने जा रहे हैं, राइट। ये इस तरह का डाटा है हमारे पास कि ये ब्लैक बैकग्राउंड पे वाइट से नंबर जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। कितना डाटा है ये? दिस इज अबाउट 70,000 इमेजेस। कितनी? 70,000 रॉज, 70,000 इमेजेस है, ठीक है। इट्स अ बिग डाटा सेट, ठीक है। और डीप लर्निंग को बड़ा डाटा सेट ही चाहिए होता है ज्यादातर, ठीक है। जब ये डाटा सेट लोड कर रहे हैं कि एमनिस डॉट लोड डाटा, तो हमारे पास चार चीजें हमें मिल रही हैं। ट्रेन इमेजेस, ट्रेन लेबल, टेस्ट इमेजेस, टेस्ट लेबल। जैसे हम साइकिल लाइन में ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं तो चार चीजें निकल आती हैं, याद है? अच्छा, अब सवाल ये है कि ये इमेजेस किस फॉर्म में? क्या इमेजेस लोड हो गई? नहीं। देखें, हम जो भी किसी भी टाइप के डेटा पे काम करेंगे, इधर वो इमेज डेटा हो, इधर वो वॉइस डेटा हो, ठीक है, टेक्सचुअल डेटा हो, तमाम तर डेटा हमने प्रोसेस करके नंबर्स में ही लेकर आना है। क्या करना है? नंबर्स में ही लेकर आना है तमाम तर डेटा, ठीक है। टेक्स्ट है, पैराग्राफ्स हैं, उनको भी हमने अल्टीमेटली जो है ना मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार के नंबर्स में कन्वर्ट करके लाना है। तो इमेजेस का डाटा सेट इसलिए लेते हैं कि ये ऑलरेडी नंबर्स पर ही होता है, ठीक है। कैसे नंबर्स पे होता है? तो अब ये जब मैंने यहाँ लोड किया है तो ये बिल्कुल क्लीन और रेडी डेटा सेट है, कन्वर्ट हुआ हुआ है नंबर्स में, और नंबर्स रखे हुए हैं नमपाई एरे में। किसमें? नमपाई एरे में। अब नंबर्स कौन से होंगे, किस चीज के होंगे? पिक्सल्स के होंगे। ये पिक्सल हमने डिस्कस किए में। अब ये पिक्सल्स जो है, जाहिर है ये हमें जैसे इमेज नजर आ रही है, ठीक है। कलर कोड कितनी कितने होते हैं भाई? तीन कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। कोई सा भी कलर जो है वो तीन कलर्स का कॉम्बिनेशन है, दैट इज RGB कलर फॉर्मेट, ठीक है। अगर हमारी इमेज कलर्ड इमेज है, कलर्ड इमेज है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर तीनों कलर शामिल हैं,
ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये जो इमेज नजर आ रही है कैसी इमेज है? हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट है या कलर है या ग्रे स्केल है? नहीं पता, नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हो सकता है 3 प्लेटें ही लगी हो आरजीबी की, बट उनमें से एक प्लेट की सारी वैल्यू 0। ठीक है, जस्ट लाइक मैं आपको समझाने के लिए एक बात कह रहा हूं कि अगर लेट्स सी यहां पर मुझे क्या नजर आ रहा है भाई? 100 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब क्या लिखा नजर आ रहा है? अब 100 एरे में, कितनी डायमेंशन एरे में? अब 100 भी है लेकिन अब कितनी डायमेंशन एरे में? अब 100 ही है लेकिन कितनी डायमेंशन एरे में? अब बाज़ाहिर नजर 100 ही आ रहा है लेकिन उसमें बाकी डायमेंशन की वैल्यू नहीं है तो ना, बट ये 100 तो स्टिल किसमें? ठीक है, तो इसलिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट, उसको कहते हैं चैनल्स। क्या? तो हमारी जो कलर्ड इमेज होती है वो कितने चैनल होती है? 3 चैनल इमेज होती है, 3 चैनल इमेज होती है। और जो हमारी ग्रे स्केल इमेज होती है वो 2 चैनल इमेज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो हम अभी इसके बारे में नहीं कह सकते कि हमारी इमेज जो है वो कलर्ड में है, हो सकता है फिर तीसरा कलर की प्लेट हो पर 0, कोई बात नहीं, देख लेंगे। राइट, तो ये इमेज जो है बेसिकली क्या हुई हुई है? कन्वर्ट हुई हुई है नमपाई एरे के अंदर। तो हम देखते हैं यहाँ पर, इसको रन करता हूं मैं, ये कनेक्ट हो जाएगा। नहीं, हाँ इनके नाम में चेंज कर सकता हूँ, वो रिटर्न करेगा 4 चीजें, उनके नाम आप कुछ भी रख लें। हाँ, वो इसी सीक्वेंस में वैल्यू आएगी। अब वो आप जो है उसका नाम TI रख दें, TL रख दें, जो भी रख दें, 4 चीजें वो सीक्वेंस से भेजेगा। अब वो 4 चीजें मैंने टपल बना के रख ली, तो पहली वैल्यू पहली वेरिएबल, दूसरी दूसरे में इस तरह। यार मेरे ख्याल से इसको आप एक काम करिएगा, खाली इसको डाटा यहाँ मत डालिएगा, लोड एवरेज डाटा करके जो है वो देखिएगा क्या रिटर्न आ रहा है, खाली वैल्यूज ना डालिएगा। टपल आ रहा है मेरे ख्याल से, कभी मैंने चेक नहीं किया, शायद टपल ही देता हो। वैसे टपल नहीं देता, हमने टपल बनाया है ना, यहाँ टपल वो खुद दे रहा होता तो फिर हमें यहाँ टपल बनाने की क्या जरूरत थी? बात तो सही है ना? डेटा जब लोड हो गया तो अब मैं कुछ चीजें डेटा पे चेक कर सकता हूँ। क्या चीजें चेक कर सकता हूँ भाई? सबसे पहले मैं कहता हूँ भाई, जो मेरे पास ट्रेन इमेजेस आई हैं ये कितनी है, क्या करूँ इसके लिए? हाँ, शेप भाई शेप। ठीक है, ट्रेन इमेजेस की शेप निकालता हूँ। ये कैसी शेप आ रही, जल्दी बताओ, कितने डायमेंशनल है? 3 डायमेंशनल है। ठीक है, हमने नमपाई में पढ़ा हुआ है कि 3 चीजें होती है 3D में, नाम बताओ क्या क्या चीजें होती है? क्या? RGB होती है, डेप्थ और रॉ कॉलम। तुम लोग मेरी शक्लें ऐसे देखो कि जैसे जो है मैं बहुत नई बात कर रहा हूँ। देखो भाई, जब हमने नमपाई के अंदर 3 डायमेंशन एरे बनाई थी, np डॉट एरे, ठीक है नजर आ रहा है? कितने डायमेंशनल एरे? 3 डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो 3D एरे में, लेकिन मैं यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ ज्यादा।
हाँ ठीक है, याद आया कुछ? ये 3D है ना कि ये एक जो है रो एंड कॉलम है, उसके पीछे एक और रो एंड कॉलम, उसके पीछे एक और रो एंड कॉलम, तो ये डेप्थ है, और ये रो एंड कॉलम यानी साइज होता है। इसको हम डेप्थ कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ कॉपीज कह सकते हैं, कि इसकी कितनी कॉपीज है, 3 नजर आ रही है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, याद आया? चलो अब वापस आ जाते हैं। तो हमारे पास जो शेप आ रही है वो क्या लिखी हुई आ रही है? नंपाई एरे की शेप आ रही है कितनी? 60,000 28,28 हमारे पास शेप आ रही है। इसका मतलब ये कि हमारे ट्रेनिंग सेट के अंदर कितनी इमेजेस हैं, यानी कि कैसे कि एक इमेज, ठीक है, उसके आगे या उसके पीछे जो भी आप कहें, सेकंड इमेज, नहीं नहीं अलग अलग डेटा होगा ना यार, साइज सबका बराबर होगा, डुप्लीकेट की होगी, ठीक है, दूसरी इमेज, फिर तीसरी इमेज, फिर चौथी, ऐसे कितनी होंगी भाई? 60,000 होंगी, 60,000। अब हम 60,000 तो नहीं बना सकते, ठीक है, आप जो है सपोज कर लें कि ये कितनी है भाई डेप्थ में, 60,000, और ऐसे कितने पिक्सल है भाई? 28, और ऐसे कितने हैं? तो 28 बाई 28 की कितनी एरे हैं 3D में? 60,000 है। यही शेप अगर मैं टेस्टिंग डेटा की निकालूं तो क्या आएगी भाई? 10,000 कॉमा 28 बाई 28, लंबाई एरे, नंबर है ना सारे, नंबर है ना सारे, अभी दिखाता हूँ ना, देखिए। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई ट्रेन, असल में मैं इसके अंदर इसलिए काम कर रहा हूँ कोलैब के ऊपर, कि अभी बड़ा डायनामिक हो गया, एआई भी इम्प्लीमेंट हुआ हुआ इसके अंदर, और फीचर्स बड़े जबरदस्त हो गए। तो ट्रेन अंडर स्कोर अभी दिखाता हूँ मैं क्या, ट्रेन इमेजेस, मैं इसमें से कहता हूँ यार जीरो, सजेशन खुद ही आ रही है ना, को पायलट लग गया, तो ट्रेन इमेजेस लेबल जीरो, लेबल कहाँ से आ गया? शेप नहीं चाहिए भाई, ठीक है, ट्रेन इमेजेस में जीरो वाली इमेज उठा लो, अच्छा भाई इसने उठाई, देखो ये दिखा रहा है, वन वाली उठा लो, जीरो है, उसको प्लॉट करके भी दिखा रहा है उस नंपाई एरे को, एक्चुअल में ये है, एक्चुअल में डेटा क्या है? ये है नंबर, ठीक है, पिक्सल वैल्यूज की हमने डिस्कशन की है, 0 to 255 पिक्सल वैल्यूज आ रही हैं, तो वो जीरो की इमेज है, जीरो बना रहा है क्या? हाँ, एक इमेज में इतना डेटा है, कितना डेटा होगा? 28 रॉ है, 28 कॉलम है, 784 वैल्यूज है, कितनी है? तो एक इमेज उठाइए, वो जा रहे हो, एक इमेज 2D है, 28 रॉ है और 28 कॉलम्स है, आई बात समझ में? उसमें ये नहीं आएगा, एरे आएगी उसका, एरे आएगी, ठीक है, वरना वहां पर मुझे अलग से कोड लिखना पड़ता था एरे टू इमेज में कन्वर्जन का। बात समझ आ रही है? ऐसे हमारे पास कितनी इमेजेस है भाई? 59,999, यही होगा ना आखिरी, क्या आएगा भाई? 8, ठीक है, टेस्ट में भी यही होगा, लेबल चेक कर लेते हैं, ट्रेन इमेजेस में ट्रेन लेबल उठा के लाओ, किसका? इसी वाली इमेज का क्या लेबल है, क्या लेबल होगा? 8 होगा, सही, तो इमेज और उसका लेबल,
ट्रेनिंग और लेबल, ट्रेनिंग और लेबल, डाटा और लेबल दोनों क्या है हमारे पास मौजूद है। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है जी। लेबल कहीं से लाए नहीं, वो डाटा के अंदर जब लोड किया है तो लेबल्स भी लोड हुए हैं। डाटा ऐसे ही होता है ना, डाटा और लेबल दोनों होते हैं ना। इसको, इस डाटा को डाटा फ्रेम में देखना है, क्या मतलब ऑलरेडी वो एक 2D डाटा है, 3D में अगर व्यू करोगे समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो अब ये लेबल से बदल गया कि लेबल्स के अंदर इसके क्या मौजूद है, लेबल्स मौजूद है। अच्छा भाई, लेबल्स का, अच्छा भाई सवाल अच्छा है, लेबल्स का क्या पर्पस है। देखो भाई, उसके लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ। किसी के और जहन में सवाल नहीं आ रहा कि लेबल्स का क्या पर्पस है? हाँ, नहीं आ रहा? फिर भी आना तो चाहिए यार। हाँ, लेकिन वो बताया था कि 3 जो 8 है वो 80 बताया था इसके फिगर जो कंफर्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई ये इमेज है मेरे पास, ठीक है, तो ये इमेज है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ आपको कैसे पता? हाँ, इसकी शेप देख के ना, आपको आपको जब आप पढ़ते होंगे नर्सरी में, मॉन्टेसरी में, तो ऐसे लिख के किसी ने बताया होगा ना ये क्या है। तो मॉडल को क्या पता ये क्या है भाई? मॉडल के तो इमेज जा रही है, तस्वीर है, वो भी नंबर की शक्ल में। मॉडल के पास तो क्या जा रही है, तस्वीर जा रही है, वो भी नंबर्स की शक्ल में, नंबर भी स्ट्रेट लाइन में। तो उसको वो मॉडल दे, वो आंखों वाला थोड़ी है कि देख के बोलेगा 7 लिखा हुआ, चलो ठीक है। आप उसे बताएंगे कि ये नंबर्स का ये पैटर्न आ रहा है, ये पिक्सल का ये पैटर्न आ रहा है, ये पैटर्न को मैप करो 7 से, हम बताएंगे उसे। आगे मैं समझ, तो इसलिए लेबल चाहिए, इसीलिए तो सुपरवाइज लर्निंग है ना, कि डाटा भी दिया और लेबल भी दिया। अब जो ये पैटर्न है, अगर कोई यूं करके 7 लिखे, कोई यूं करके 7 लिखे, कोई यूं करके 7 लिखे, लेकिन ओवरऑल पैटर्न कैसा बन रहा है? तो अब अगर ये पिक्सल्स को मैं सारे जो 784 पिक्सल्स हैं इनको सीधा कर दूं, तो एक खास रेंज में पैटर्न की वैल्यू सिमिलर आएगी नहीं आएगी लगभग, ठीक है। तो जब वो इस तरह के पैटर्न देखेगा तो हमने उसको सिखाया हुआ है भाई कि जब ये आ जाए तो क्या बोलना, 7 बोलना, ठीक है। लेकिन चलो आगे चलते हैं। भाई सुपरवाइज लर्निंग में तो करते ही यही है ना, पहले ट्रेनिंग में क्या करते आए हैं हम, रिग्रेशन मॉडल किया, क्लासिफिकेशन किया, तो हमने क्या बताया भाई ये डेटा, ये इसका आंसर ये वाई है, इस वाई एक्स को वाई पे मैप करना सीख लो, और फिर बाद में मैं आपको सिर्फ एक्स दूंगा तो आपने वाई प्रेडिक्ट करना होगा। तो ऐसे ही होता है ना, यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं। अच्छा, अब ये तो बात होगी अभी डाटा के हवाले से, डाटा में भी और ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बट वो डिस्कस लेटर जैसे हमारे सामने आएगा। नेटवर्क आर्किटेक्चर डिजाइन, हमने क्या करना है, हमने अपना डीप लर्निंग मॉडल डिजाइन करना है, ठीक है। ये आर्किटेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ तो हमें टेंसरफ्लो की एपीआई से, केरस की एपीआई से आ रहा है, ले वो एपीआई से हमें मॉडल्स भी मिल रहे हैं, लेयर्स भी मिल रही हैं, बट कौन सा मॉडल यूज करना है, कौन सी लेयर यूज करनी है, कितनी लेयर यूज करनी है, कितनी बड़ी यूज करनी है, ये डिजाइन आपका अपना है। आ रही बात समझ में? तो उसके लिए पहला क्या किया हमने, टेंसर फ्लो केरस से बोला भी मॉडल्स दे दो, टेंसर फ्लो केरस से बोला क्या दे दो, लेयर्स दे दो। मॉडल, जब हमने उससे मॉडल मंगाया,
तो वो क्या करेगा, वो एक मॉडल का डब्बा दे देगा। क्या दे देगा? मॉडल का एक डब्बा सा आ जाएगा आपके पास, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा मॉडल है। अब डब्बे के अंदर क्या होंगी भाई? लेयर्स इंप्लीमेंट होंगी। क्या होंगी? लेयर्स। तो लिहाजा हमने यहां से क्या कर ली भाई, अंदर के लिए क्या बना लिए? लेयर्स भी मंगा लिए। हाँ, लाइन नहीं, लेयर्स के लिए नोड्स जो हमने पढ़ी थी। अभी बात करते हैं। अब जो मॉडल हमने सिलेक्ट किया है, मॉडल्स में से हमने बोला सीक्वेंशियल टाइप का मॉडल चाहिए। कैसा टाइप का? अच्छा, मैं इस लाइन को अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम टेंसर फ्लो, ये जो एआई चल रहा है ना इसमें, फ्रॉम पूरा कोड दिखा रहा है, फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट कैरेस डॉट कैरेस में से हमने बोला मॉडल, मॉडल्स इंपोर्ट सीक्वेंशियल। मैं सीक्वेंशियल को क्या करूं, ऊपर ही इंपोर्ट कर लूं, तो वो मुझे यहाँ डॉट लगाने की जरूरत, समझ में आ रही है बात? सीक्वेंशियल में यही इंपोर्ट कर लूं तो मुझे यहाँ डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर डॉट लेयर्स कर लूं, ठीक है, डॉट कैरेस डॉट लेयर्स इंपोर्ट डेंस। मैं लेयर्स में से डेंस पहले इंपोर्ट कर लूं तो मुझे यहाँ लेयर्स के डेंस के आगे लेयर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आप देख लीजिएगा, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ स्टाइल में जो है वो आपको मिलेगा, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, मैं अगर इसको हटा दूं तब भी कोई मसला नहीं। मैंने मॉडल्स में से कौन सा इंपोर्ट कर लिया? सीक्वेंशियल। लेयर्स में से कौन सी उठा ली? डेंस। अभी मैं बताता हूँ, अब मुझे यहाँ से हटा देना पड़ेगा। ठीक है, लेयर्स हटा दी, जरूरत नहीं है, लेयर्स हम पहले ही ले चुके हैं। ठीक हो गया, डन। अब बात करते हैं कि व्हाट इज सीक्वेंशियल मॉडल। सीक्वेंशियल जैसे नाम से जाहिर है कि इसके अंदर जो लेयर्स होती हैं वो एक के बाद एक होती। क्या? एक के बाद दो नहीं होती कि आउटपुट यूं चल रहा हो, यूं चल रहा हो, फिर इससे निकल के सिंगुलर हो जाए, फिर आगे दो लेयर्स में चला जाए। नहीं, सीक्वेंशियल का मतलब है वन के बाद वन, वन के बाद वन, एक के ऊपर एक स्टैक हुई होती है लेयर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल मॉडल। ठीक है, क्या सवाल किया करो क्या? देखो, हम जो मॉडल बनाने जा रहे हैं उसके अंदर हमारे पास एक लेयर होगी, उसके बाद दूसरी लेयर होगी, उसके बाद तीसरी लेयर होगी, एंड सो ऑन। उसके बाद हमारी आउटपुट लेयर हो जाएगी। ये डाटा इधर से निकलेगा, ट्रांसफॉर्म होकर इधर जाएगा, इधर से निकलेगा इधर जाएगा, यानी एक के बाद एक लेयर स्टैक होगी, एक के बाद एक लेयर स्टैक होगी। इधर से निकलने के बाद ऐसा नहीं होगा लाइक दिस। बाज मॉडल्स आप ऐसे भी देखेंगे कि यहाँ से डाटा निकला तो अब मल्टी इनपुट मॉडल है, वो डाटा जो है वो क्या हो गया, इसने इधर वाली भी लेयर्स को दिया, इधर वाली लेयर्स को भी दिया, तो अब एक के बाद दो लेयर हो गए, एक के बाद एक नहीं। सीक्वेंशियल मॉडल में क्या होगा, एक के बाद एक लेयर होगी और उसमें डाटा जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, हाँ, सारे लेयर्स तो बनती ही नोड से। अब हमने यहाँ पर क्या किया भाई, मॉडल तो जो है ना सीक्वेंशियल टाइप बना लिया। अब मॉडल के अंदर किसका नेटवर्क हमने कैसा बना लिया? सीक्वेंशियल टाइप, यानी कि अभी मैंने ऐसा डब्बा ले लिया है जिसके अंदर लेयर अब कैसी आएंगी, एक के बाद एक वाली लेयर आएंगी। ठीक है, अभी ऐसा डब्बा हमने सेलेक्ट कर लिया है जिसके अंदर लेयर्स जो हैं वो एक के बाद एक आएंगी, एक के बाद डबल नहीं आएंगी। डन, ठीक है। देन देन क्या हुआ, अब इसके नेटवर्क के अंदर, इस मॉडल के अंदर मैंने क्या ऐड करना है? लेयर ऐड करनी है। क्या ऐड करना है? लेयर ऐड करनी है। और लेयर की टाइप हमने कौन सी मंगाई है भाई? डेंस लेयर। डेंस लेयर कैसी लेयर होती है, ये हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास इनपुट जो है आउटपुट के तमाम नेटवर्क से, तमाम न्यूरॉन से कनेक्ट हो जाए। इनपुट जो है वो
हर नोड से आने वाला इनपुट जो है वो सामने की, अब इसके पास देखो दोनों जगह से आ रहा है डेटा, आ रहा है, इसके पास भी दोनों जगह से कनेक्शन आ रहा है, इसके पास भी दोनों जगह से कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो एवरी न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू एवरी अदर न्यूरॉन इन द अपकमिंग लेयर। ऐसे लेयर्स को हम क्या कहते हैं, डेंस लेयर कहते हैं। और यही डेंस लेयर जो है वो क्या कहलाती है, ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो क्या इसके अलावा भी नेटवर्क होते हैं? हाँ जी, इसको ANN कहते हैं, CNN भी होता है हमारे पास, RNN भी होता है हमारे पास, ठीक है, कन्वोल्यूशनल रिकरेंट। तो अब हमने ये लेयर जो है वो डेंस ऐड कर दी है। लेयर के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स आ रहे हैं, चूंकि ये लेयर फर्स्ट लेयर ऐड हो रही है, ठीक है, चूंकि ये लेयर जो है कैसी लेयर है, फर्स्ट लेयर ऐड कर रहे हैं हम, तो इस लेयर के पास कहीं ना कहीं से क्या होगा, इनपुट भी आएगा, इस लेयर के पास कहीं ना कहीं से इनपुट भी आएगा, राइट, इस लेयर के पास इनपुट आएगा। तो ये फर्स्ट लेयर के अंदर यहां लिखा हुआ है कि भाई इनपुट शेप कैसी होगी, 784, क्या ये भाई, नहीं ये लिखा हुआ क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये कैसी शेप है भाई, ये बता रहा है कि मेरे पास जो इनपुट है वो वन डायमेंशनल टेंसर है, ठीक है, यानी वन डायमेंशनल है, क्या है, वन डायमेंशनल है। कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, हाँ, किसी को नहीं समझ में आई, अच्छा, गुड है, गुड। देखो भाई तुम्हारी क्लास में हर चीज नए सिरे से पढ़ानी पड़ती है। np डॉट ए रेंज मैंने यहाँ पे ले लिए भाई 64 नंबर्स, ठीक है, और मैंने कहा भाई एक एरे बना दो, एरे बना दो 3D एरे। कैसे बनाऊंगा भी, रीशेप करके 4x4, ठीक है। ठीक हो गया, ये बिल्कुल वही 3 डायमेंशन है कि सामने एक कॉपी, उसके पीछे दूसरी कॉपी, उसके पीछे तीसरी कॉपी और उसके पीछे चौथी कॉपी, क्योंकि डेप्थ में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर 2 की डेप्थ बनाओ। अब 64 को क्या लिखूं, 8 8 तो 64 वही हो जाएंगे, 4 × 4 करूं तो 32 हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 4 × 8 कर देता हूँ। अब मेरे पास कितनी कॉपी आएंगी, 2 कॉपी आएंगी 4/8 की, है ना, ऐसे ही होगा ना, 4/8 की कितनी कॉपी आ रही, 2 कॉपी, याद आया। अच्छा, इसकी शेप क्या होगी भाई, यही शेप आएगी जो रखी हुई है ना, अरे 3D डॉट शेप, ठीक है, ऐसे ही। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूं, सब, चलो ठीक है, 2 डायमेंशन बनाने लगा हूं। क्या करूं भाई, 8,8 कर दूं, ठीक है, 8,8 कर दूं, 8/8 की एक आ गई। कॉपी कितनी है इसके अंदर, एक ही कॉपी होगी सारे 1। ऐसे ही इसकी शेप क्या आएगी भाई,
8/8 आएगी। डन। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं कहता हूं भाई 1 डायमेंशन एरे बना दो, np.arrange, बस ठीक है। इसकी शेप क्या आएगी भाई, क्या आ रही भाई, 64 कॉमा। इसका मतलब क्या है, जब ये शेप लिखी हुई आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि आने वाला डाटा क्या होगा भाई, 1 डायमेंशनल होगा। ठीक है, आने वाला डाटा 1 डायमेंशनल होगा। तो यहाँ पर जो हम ऊपर देख रहे हैं, ये नेटवर्क कह रहा है कि मुझे क्या चाहिए खाने के लिए, 784 का 1 डायमेंशनल टेंसर चाहिए, 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स चाहिए। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा है ये, क्योंकि जो डेंस लेयर है यानी जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, उसकी खुराक क्या है, उसकी खुराक है ही 1D। आपका कोई सा भी डेटा हो वो एक्सेप्ट क्या करता है, सिर्फ 1D करता है। लिहाजा हमें अपनी इमेज को जो 28/28 की है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 1D में। बात समझ आई? अच्छा भाई, उसके बाद हाँ ट्रेनिंग में जाएंगे। हमारी इमेज का साइज क्या है, 28 रॉ 28 कॉलम, तो उसमें कितनी वैल्यू निकलेगी टोटल, 28 को 28 से ज़रब दे दें तो 784 मिलेगी। अगर 30/30 की इमेज होती तो कितने पिक्सल होते उसमें, 900। तो यहाँ पर क्या देना पड़ता हमें, 900 कॉमा 9। हमने जब शुरू में देखा था इमेज हमें डिस्प्ले हो रही है, कैसी हो रही है, 3 डायमेंशनल हो रही है, 2 डायमेंशन। हाँ नहीं नहीं, हमें करनी पड़ेगी, कर बता रहा हूँ ना यार, वहीं तो आ रहा हूँ, तो आगे बढ़ने नहीं दे रहे। अच्छा भाई, तो इनपुट शेप समझ में आ गई। अगली लेयर में इनपुट शेप नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि डेंस लेयर की खास बात यह है कि पहला जब इनपुट चला जाता है तो अगला जो जो भी निकलता है वो खुद ब खुद अगली लेयर के लिए क्या बन जाता है, इनपुट बन जाता है। ठीक है, खुद ब खुद अगली लेयर के लिए क्या हो जाता है, इनपुट बन जाता है, उन्हें भेजने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अब लिखा हुआ 512, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब जब क्या होगा, जब हमारे पास 784 न्यूरॉन्स, कितने न्यूरॉन्स, 784 न्यूरॉन्स, ये टोटल कितने होंगे भाई, 784। ये इनपुट है, ये इनपुट आएगा तो आगे लेयर जो है उसका सामना कर रही होगी कितने न्यूरॉन्स की, 512 न्यूरॉन्स की। ठीक है, तो हमने एक हिडन लेयर बनाई है, दैट इज कितने न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर, 512 न्यूरॉन है। अब इमेजिन करो कि इस एक के पास कितने एजेस आ रही होंगी, 784, और इसके पास भी कितनी आ रही होंगी, तो टोटल कितनी एजेस बनेंगी पहली लेयर में, राइट कितने कितनी एजेस बनी, जरा गिनना, टोटल करना, 401 408। ठीक है, 4,01,408। ये क्या है बेटा, हर नोड के ऊपर एक W जनरेट हो रहा है,
अब याद करो सिंपल मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम, जहां हमारे पास एक फीचर दो फीचर होते थे, हम पॉलिनोमियल लगाते थे तो कहते थे भाई m1 x1 m2 x3 m2 x2 m3 x3, वहां 3-4 पैरामीटर होते थे। यहाँ एक ही लेयर में कितने w जनरेट हो गए? 4,01,408 पैरामीटर जनरेट हो गए। एक ही इनपुट शिफ्ट हुआ एक ही लेयर के अंदर, 4 लाख पैरामीटर जनरेट हो गए। नाउ आपको समझ में आ रही होगी कि लोग जब ये एलएलएम मॉडल्स आते हैं, जीपीटी आते हैं, तो हमसे कहते हैं यार इतने बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेन हुआ है, सुना है ना ये बात? तो वो पैरामीटर यही होते हैं, ठीक है? उसके पैरामीटर्स की तादाद जो है वो इतने बिलियंस है, इसमें ये इतने मॉडल इतने बिलियन पैरामीटर पे हुआ हुआ है, ये मॉडल इतने बिलियन पैरामीटर पे हुआ हुआ है। तो दीज आर दी पैरामीटर्स जो एक लेयर में उतने इतने पैरामीटर जनरेट करती है, ठीक है? तो रैंडम नहीं है, इसकी लॉजिक्स हैं, मतलब कैलकुलेटेड नहीं है, अंदाजे से डालेंगे, बट कुछ ना कुछ हमारी दिमाग में चल रहा होगा, वो हम बात करते हैं बाद में। फिर हर लेयर के ऊपर जो है वो क्या है? एक एक्टिवेशन फंक्शन है। एक्टिवेशन फंक्शन हमने शायद शुरू में पढ़ा था, क्या होता है भाई? हाँ, सिग्मॉइड एक एक्टिवेशन फंक्शन था। क्या काम था उस बेचारे का? हाँ ना, हाँ, लीनियरिटी को नॉन लीनियरिटी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? लीनियरिटी को नॉन लीनियरिटी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? मैंने आपसे कहा था दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट इन मशीन लर्निंग। इसकी वजह से जो कुछ आज हो रहा है वो हो रहा है, जो रिजल्ट्स हैं, जो प्रिडिक्शंस हैं, जिस लेवल की है, वो इसकी वजह से, एक्टिवेशन फंक्शन की वजह से, ठीक है? ये जब तक नहीं था तो लोग भूल चुके थे कि कोई मशीन लर्निंग भी जो है ना कोई खास चीज होती है, नहीं। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है भाई एक्टिवेशन फंक्शन? तो जैसे ही एक नोड से डाटा निकलकर, फॉर एग्जांपल दो नोड से डाटा निकलकर यहाँ पहुंचा, ठीक है? तो ये डाटा जो है W1 W2 और ये क्या होता है अभी X1 X2, तो यहां पर क्या हो जाता है भाई? y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अभी? W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस y। जैसे ही ये पूरा होता है, ठीक है, इसके ऊपर क्या अप्लाई हो जाता है? एक्टिवेशन फंक्शन। क्या? और ये जो वैल्यू आ रही है, जो जनरेट हो रहा है, ये फंक्शन लीनियर इन नेचर होता है। क्या होता है? अच्छा, ये बात कभी मैं समझाऊंगा आपको कि लीनियर को नॉन लीनियर करने से फायदा क्या हुआ, जो इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हो गई, अभी डिस्कस करना बेकार है। तो एक्टिवेशन परफॉर्म होने के बाद इसकी लीनियर नेचर जो है वो किसमें चली जाती है? नॉन लीनियर नेचर में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर ये वैल्यू क्या होती है? आगे पास हो जाती है। यानी कि अभी आगे हम पढ़ेंगे कि अगर हमारा जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी या c है, वो लेयर की टर्म्स में कैसे होता है भाई? चलो छोड़ो, अभी आगे आएगा वहीं डिस्कस करेंगे। ये वाली बात समझ में आ गई कि यहाँ हर लेयर पे क्या लग रहा है? एक एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो अप्लाई हो रहा है, जो भी रिजल्ट जनरेट हुआ है उसको आगे जाने से पहले एक फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उसमें ठोक देता है। तो एक इनपुट लेयर हो गई हमारे पास, और एक हमने 512 की ऐड की, उसके बाद हमने कहा एक और लेयर ऐड करो, एंड दिस लेयर इज, कितने न्यूरॉन्स हैं इसके अंदर? 10 न्यूरॉन्स हैं, और यहाँ एक्टिवेशन जो है वो सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ। अच्छा, ये जो आखिरी लेयर होती है वही लेयर आउटपुट होती है, ठीक है? जो आखिरी लेयर है वही आउटपुट लेयर होती है, अब वो किसी भी फॉर्म में हो। यहाँ आउटपुट में कितने न्यूरॉन्स हैं? 10 न्यूरॉन हैं। ये 10 न्यूरॉन क्यों रखे गए हैं? इसकी वजह है क्योंकि हमारा जो एमनिस का डाटा है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ
क्लासेस कितनी है, कैटेगरीज कितनी है, उन 70,000 डेटा में जो कैटेगरीज हैं वो लेबल्स कितने हैं, 0 से लेकर 9 तक। कुछ इमेजेस 0 की हैं, कुछ 1, कुछ 9, कुछ 7, तो 10 लेबल्स है ना। तो ये 10 न्यूरॉन यहाँ रखे गए। अगर ये 5 लेबल्स होते तो 5 रखते, 2 होते तो 2 रखते, और रिग्रेशन का प्रॉब्लम होता तो फिर एक ही रखते, क्योंकि रिग्रेशन में तो एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट होती है। अच्छा खैर अभी इजाफी बात कर दी मैंने जी। क्यों नहीं पता होगा, डेटा के बारे में नहीं पता होगा, टेंशन चल रहे हो क्या? डेटा को जब आप एनालाइज करोगे, प्री प्रोसेसिंग करोगे, तो आपको नहीं पता कि भाई डॉट वैल्यू काउंट नहीं करोगे? क्यों नहीं पता होगा? ऐसे कैसे होता है डेटा के बारे में पता नहीं और चलिए मॉडल बनाने। बेटा अभी बना पका पकाया मिल गया ना, अभी हम डाउनलोड करेंगे इमेजेस रॉ फॉर्म में, छोटी बड़ी लंगली लूली टेढ़ी मेढ़ी, और फिर हमें सारे कोड लिखने पड़ेंगे, उसको क्रॉप करना पड़ेगा, सबको एक प्रॉपर साइज में लाकर आना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हमें उसको खुद कन्वर्ट करना पड़ेगा इमेज टू एरे, और फिर डाटा सेट हमारा रेडी होगा, है ना? तो अभी तो पका पकाया मिल गया ना। अच्छा अब हमारे पास क्या है, 10 न्यूरॉन्स इसलिए लगे कि हमारी नंबर ऑफ क्लासेस जो है रिजल्ट में कितनी है, 10। एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्ट मैक्स क्या करता है, ये वो लिनियरिटी को नॉन लिनियरिटी में तो कन्वर्ट करता है, साथ साथ ये प्रोबेबिलिटी में देता है ना। याद होगा सिग्मॉइड में क्या आ जाती थी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी की, अगर 0.5 से ऊपर है तो हम कहते थे यार मेल में है, 0.5 से नीचे है तो फीमेल में, ऐसे ही था ना। तो ये प्रोबेबिलिटीज देगा, तो इसका मतलब हमारे पास आखिरी आउटपुट में 10 प्रोबेबिलिटीज आएंगी। कितनी? हर नोड पे एक वैल्यू होगी, तो फिर हमारा रिजल्ट क्या होगा, डेफिनेटली जिस नोड पे प्रोबेबिलिटी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वही हमारा क्या होगा, प्रेडिक्शन रिजल्ट होगा। अभी करके भी देखेंगे, कोई मसला नहीं। तो ये आर्किटेक्चर समझ में आ गया। अच्छा अब आप यहां सवाल कर सकते हैं 512 क्यों, सिर्फ 2 ही हिडन लेयर क्यों, एक ही हिडन लेयर क्यों? तो ये बुक का कोड है, बना हुआ है, इसके ऊपर रिजल्ट आया हुआ है, ये रखा हुआ है। आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं इसमें एक और लेयर ऐड कर दूं, ठीक है, वो देखो उसने दिखा भी दिया हमें। मैं कहता हूँ 512 के बाद करो आप 128 न्यूरॉन की एक और लेयर ऐड करो, और क्या करो भाई, लेयर का साइज, ये कन्वेंशन है कि हम 2 की पावर में रखते हैं, 2 4 8 16 32 64 128 512 1024 2048 इस तरह, ठीक कन्वेंशन है ये। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 128 की एक और लेयर डाल देता हूँ, एक्टिवेशन में मैं यहाँ पर रेलो डाल देता हूँ, ठीक है। इनपुट आएगा नहीं यहाँ पर, तो 3 लेयर हो गई, ठीक है। तो अब कोई ना कोई लॉजिक होगी। अब क्योंकि हमारे पास जो है इनपुट कितना आ रहा है, 784 का आ रहा है, यानी 784 न्यूरॉन्स खड़े हैं पहले इनपुट में। अब आपका जहन ये है कि नेटवर्क जो है वो कन्वर्जिंग होना चाहिए या डाइवर्जिंग होना चाहिए। मतलब ये कि अगर मेरे पास क्या हो गया है, इतनी बड़ी लेयर आ गई है इनपुट में, तो क्या मैं उससे बड़ी लेयर लगा दूं? क्या बड़ा बड़ा खेलते चले जाऊं आगे और बड़ा करते दूं, तो फिर आउटपुट कैसे आएगा? तो आम तौर पे क्या होता है, नेटवर्क को कन्वर्जिंग रखा जाता है कि वो क्या हो जाए, अच्छा बजाय तो हम कह रहे हैं छोटा हो जाए, नहीं, टेक्निकली क्या होता है कि इनपुट में से डेटा लेयर में से जब पास होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, तो उसके अंदर से फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा आमतौर पे ये कहा जाता है कि ये जो मॉडल होता है ये ब्लैक बॉक्स होता है, किसी को नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, बस आप इनपुट देते हो और आउटपुट लेते हैं, ठीक है ना, ब्लैक बॉक्स होता है। बट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या क्या हो रहा है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं होता है। तो हम कन्वर्जिंग नेचर के साथ चलते हैं, ठीक है। हाँ अगर मैं ये गड़बड़ शुरू कर दूं, अब ये क्या हो रहा है कि भाई इसीलिए डीप लर्निंग में फीचर इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं होती, हमें कोई कोरिलेशन निकालने की कुछ करने की जरूरत नहीं है, कौन सा कॉलम रेलिवेंट है कौन सा नहीं है, सब झोंक दो वो खुद हैंडल कर लेता है।
वो सारे इररेलेवेंट फीचर्स क्या हो जाते हैं, लेयर से पास होकर क्या हो जाते हैं, फिल्टर होते रहते हैं। लेयर का दूसरा नाम ही क्या होता है, फिल्टर, छलनी, कि इसमें से वो सारे पैरामीटर्स जिनका इम्पैक्ट कम है टारगेट के ऊपर, वो खुद ब खुद क्या हो रहे होते हैं, फिल्टर हो रहे होते हैं। तो जब फिल्टर हो रहे हैं तो इसका मतलब डेटा साइज भी क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, न्यूरॉन्स कम होते जा रहे हैं, डेटा साइज रिड्यूस होता जा रहा है। अब आप, हाँ, आउटलायर, आउटलायर नहीं, लेकिन इररेलेवेंट पैटर्न्स और फीचर्स को जो है वो क्या करता जाता है, ड्रॉप करता जाता है। अब क्या होता है, अब आप यहाँ पहुंच के बोले यार मैं यहाँ पर जो है ना क्या लगा देता हूँ, एक और बड़ी लेयर लगा देता हूँ, उससे बड़ी लगा देता हूँ और आगे जाके दोबारा कन्वर्ज कर देता हूँ। तो भाई देखो इस एरिया को कहते हैं बॉटल नेक। क्या कहते हैं, बॉटल नेक। ये नहीं क्रिएट करनी, क्यों, आपने यहाँ इंफॉर्मेशन रिड्यूस करी, अब इंफॉर्मेशन रिड्यूस होके बहुत कम हो गई और कम इंफॉर्मेशन को बहुत बड़ा नेटवर्क दे रहे हैं, यानी चारा कम है भैंस बड़ी, तो मॉडल ओवरफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि वो इतना जानदार नेटवर्क बना दिया है, डाटा थोड़ा सा है तो उसके लिए तो सारे पैटर्न को लर्न करना बिल्कुल ओवरफिट हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है ओवरफिटिंग के कॉन्सेप्ट से, आगे की बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो ना जो फिल्टर हो रहा है हम जो साइज रखना चाह रहे हैं उसका लेयर का, तो उसमें हमारे को जरूरी कॉलम भी उसमें जो रिमूव हो जाए। वो नहीं करता ना, यही तो खास बात है, ये इतना एफिशिएंट है, ये जरूरी डेटा को नहीं रिड्यूस करता, इसीलिए इतना सा एक लेयर का मॉडल बनाया, इसकी एक्यूरेसी 100% है, टेस्टिंग में 98% है, जबकि मॉडल कितना सा है और डेटा कितना बड़ा है। इमेजिन करें क्यों है वो, इसीलिए इसी खासियत की बात कि ये इतना स्ट्रांग है इस मामले में कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं होती उसमें। ठीक हो गया, अभी हमने ये हमारा इनपुट का एक, ये हमारी लेयर लगी, फिर ये आउटपुट आ गया, तो इनफैक्ट हमारे पास कितनी लेयर लगी है, एक ही लेयर लगी है, ठीक है। हाँ, सारी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स से, और कुछ भी नहीं, कोई जिन थोड़ी बैठा है मुझे, प्रोबेबिलिटी है सारी, सारी प्रोबेबिलिटी का गेम, ठीक है। हम नेटवर्क को कंपाइल रन कर देते हैं ताकि नेटवर्क क्रिएट हो जाए, ये हमारा क्रिएट हो गया। अच्छा, जब नेटवर्क क्रिएट हो गया ना, मैं नेटवर्क की समरी देख सकता हूँ यहाँ पर, समरी में मुझे पता चल जाएगा कितने पैरामीटर जनरेट हो, उसको पता है, मैं समरी देखने वाला, देखो कितना सियाना। समरी हमने देखी, इसने कहा भी पहली लेयर जो डेंस लेयर है 512 की, उसके अंदर कितने जनरेट हुए अभी, 4,01,920। हमारे पास पहले कितने आ थे यार, क्यों, सही कैलकुलेशन नहीं कर दी यार, सही करी थी, चेक करते हैं अभी कितनी सही करी थी, कितने थे भाई, 784 मल्टीप्लाई बाय 512, 4,01,408, यही थे ना। और अभी कितनी आ रही, ज्यादा आ रही है ना, ज्यादा क्यों आ रही, हमने तो W कैलकुलेट किए हैं, हर नोड के ऊपर बायस भी तो लग रहा है क्या भाई, हर एक नोड पे ऊपर ये W जनरेट होके यहाँ पहुंचे 784 से 1 पे, और यहाँ आखिर में क्या ऐड हो रहा है, 22, तो 22 भी कितने ऐड होंगे, 512, प्लस करो इसमें 512, क्या चला गया, ठीक है, 4,01,920, तो इतने पैरामीटर आ गए। और अगली लेयर पे 512 10 से कनेक्ट हो रहा है, तो कितना हो गया, 512 मल्टीप्लाई बाय 10 और जमा 10, ठीक है। तो टोटल पैरामीटर कितने हो गए, 4,07,050। ट्रेनेबल पैरामीटर कितने हैं, 4,07,050। अब ये ट्रेनेबल और नॉन ट्रेनेबल का मतलब क्या है, हम आगे जाकर किसी के बने बनाए मॉडल्स लेंगे
और उनके अंदर अपना डेटा घुसेड़ देंगे और क्या करेंगे भाई, वो यूटिलाइज करेंगे। जैसे आजकल लोग LLMs है ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, कोई चैट जीपीटी का यूज कर रहा है, कोई जेमिनाई यूज कर रहा है, कोई गामा यूज कर रहा है, कोई लेमा यूज कर रहा है, अपना डेटा उसमें लगा के अपने मॉडल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो वहां पर जब हम वो मॉडल यूज करते हैं ना, तो उनके जो पैरामीटर्स हैं, अगर वो मॉडल हमारे पास आ गया, हमने डाउनलोड कर लिया, उसमें अपना डेटा दिया और ट्रेनिंग शुरू करा दी, वो तो बैक प्रोपगेशन से उसके सारे वेट क्या हो जाएंगे, सारे वेट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, सत्यानाश हो जाएगा उसका तो। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं कि अगर उस मॉडल की 10 लेयर्स है ना, तो 9 लेयर्स को फ्रीज कर देते हैं, क्या, और 1 या 2 लेयर्स को क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, ताकि हमारा डाटा उसके साथ सिर्फ इंटरेक्ट करे। इसको फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। फाइन ट्यूनिंग का वर्ड आप बहुत सुनते होंगे, फाइन ट्यूनिंग फला मॉडल, फाइन ट्यूनिंग फला मॉडल। तो फाइन ट्यूनिंग में यही होता है। ठीक है, इसलिए वहां पर फिर आपको दिखाया गया जो फ्रीज पैरामीटर है वो क्या है भाई, नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर है, उन पे ट्रेनिंग नहीं हो रही, वो फिक्स हुए हैं। खुद नहीं करता, हमें बताना पड़ता है। ठीक है, हमें बताना पड़ता है कितनी लेयर्स हमने जो है वो खोलनी बंद करनी है। ठीक हो गई बात, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे हमें क्या करना है, नेटवर्क को कंपाइल करना है। कंपाइलेशन में 3 चीजें मैंडेटरी होती हैं। पहली, ऑप्टिमाइजर कौन सा होगा, लॉस फंक्शन क्या होगा, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या होगा। यहाँ क्या क्या यूज किया अभी, ऑप्टिमाइजर हमारा RMS प्रॉप है, ठीक है, और लॉस हमारा कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी है। हमेशा अगर हमारे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होती है, कैसी, ये क्या होती है, जिसमें 2 से ज्यादा क्लासेस प्रेडिक्ट करने की होती हैं, वो क्या कहलाती है, मल्टी क्लास। तो मल्टी क्लास के लिए सजेस्टेड ये है कि कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, ये मैथमेटिकल फार्मूला है, जैसे हमारा रूट मीन स्क्वायर होता है y2 माइनस y1 करके हम निकालते हैं, कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी जो है इस्तेमाल करें। अगर हमारे पास 2 ही क्लासेस हैं, ठीक है, लाइक हमारी बाइनरी क्लास प्रॉब्लम है जिसमें 2 क्लासेस होती हैं, तो वहाँ बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी इस्तेमाल करते हैं। और हमारा अगर रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वहाँ तो हम रूट मीन स्क्वायर या एब्सोल्यूट स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स एक्यूरेसी है, जाहिर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, रिकॉल, तीनों में से कोई सा भी आप जो है वो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जो है वो इसको दे देंगे। ऑप्टिमाइजर में और कौन कौन से, लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑप्टिमाइजर, कौन सा ऑप्टिमाइजर अच्छा है कौन सा बुरा है कोई नहीं जानता। हमारे डेटा पे कौन सा अच्छा होगा इन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन ये RMS प्रॉप एक ऐसा ऑप्टिमाइजर है जो तकरीबन हर एक के साथ क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, काम करने लग जाता है। बट अगर कहीं RMS प्रॉप पे रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइजर की लिस्ट में जाके वहां Keras optimizers, you will see a list of optimizers, SGD, stochastic gradient descent, RMS prop, Adam W, Ada delta, Ada, long list of optimizers, ठीक है, जो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और हर एक के अलग फीचर हैं, कुछ को कुछ इनपुट देना पड़ेगा, कुछ को कुछ इनपुट देना पड़ेगा। हाँ, ऑप्टिमाइजर क्या करता है, ऑप्टिमाइजर जो है ना, जी नहीं, ये इसका अलग ही फंडा है, अभी बात करते हैं। जेन्युइनली हमारे पास जो देखो मॉडल कैसे काम करता है, ये हम बात कर रहे थे कि लेयर क्या होंगी, हमारा इमेज इनपुट क्या हो रहा है, आगे लेयर में जा रहा है, फिर अगले लेयर, फिर अगले लेयर, फिर आगे फाइनल 10 आउटपुट आ गए, उनमें से एक मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारा रिजल्ट होगी।
अब हर दफा नेटवर्क में लेयर घुस रही है ना, इमेज घुस रही है, ट्रांसफॉर्म देखो कैसा होगा। लेयर 1 में से जब पास हुई तो इमेज ऐसी होगी, वो कितनी इमेजेस बन गई उसकी, हर नोड पे ये रिजल्ट है। फिर अगली लेयर में गया, हर नोड पे ये रिजल्ट है। फिर अगली लेयर में गया, हर नोड पे ये रिजल्ट है। तो ये कुछ यूजफुल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कर रहा है, बट ये यूजफुल हमारे लिए नहीं है कि आप बोले यार पहले ही सही ये क्या कर दिया। नहीं नहीं भाई, हमारे लिए नहीं, बल्कि उसके लिए कंसिडरिंग कि उसके पास क्या जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, नंबर जा रहे हैं भाई। वो अपनी अपनी दुनिया में चल रहा है, उसमें आप जो है ना कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, कहते हैं डीप रिप्रेजेंटेशन लर्न बाय द डिजिट्स क्लास में, ये लर्निंग कर रहा होगा। अब क्या लर्निंग कर रहा है ये पता, उसी को पता है। ठीक है, अब होता क्या है, दिस इज इनपुट गया, लेयर में वेट आए, अगली लेयर में गया, लेयर में वेट आए, प्रेडिक्शन जनरेट होगी। ऐसे ही देन प्रेडिक्शन जनरेट होने के बाद ओरिजिनल के साथ लॉस फंक्शन क्या करेगा भाई, कंपेयर करके क्या निकालेगा, लॉस स्कोर। अब ये एक्यूरेसी क्या आएगी, कम आएगी या ज्यादा आएगी। अच्छा देखो, यहां तक पहुंचकर आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल को याद करो। जो डीप लर्निंग नहीं था बल्कि वो कैसा था, वो सिर्फ एक बार ही काम करता था, और जो एक्यूरेसी आपकी अगर कोई अब नई ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो उसको दोबारा से क्या करना पड़ता था, दोबारा से ट्रेन करना पड़ता था कि चलो इसकी वैल्यू निकालना, उसका हाइपर पैरामीटर पड़ेगा, और फिर उसको वो एकदम से जाएगा से लॉस सही जाओ वैल्यू चेंज क्या होगा, डीप लर्निंग पैरामीटर मैंने सेट कर दिया। अब ये मॉडल यहाँ पहुंचकर हमने लॉस स्कोर खुद ही भाई ऑप्टिमाइज करो मेरे रिजल्ट को। ठीक है, ये किसके पास भेजेगा, ऑप्टिमाइजर के पास, और ऑप्टिमाइजर रिवर्स डायरेक्शन में बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम लगाएगा और इसके सारे वेट्स को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब जब ये एक बार गया तो एक आइट्रेशन हो गया, फिर दोबारा आइट्रेशन चलेगी। हम बाहर है अभी, हम कोई हाइपर पैरामीटर नहीं दे रहे अभी, वो खुद ही क्या कर रहा है, अपने आप को चेंज किया जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। जिस हद तक इंक्रीज कर सकता है, क्या किया जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, जब तक हमने जितनी बार उसे बोला नहीं है। अब इसको रोकने के दो ही तरीके हैं, सवाल है ना भाई, ये करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो कब तक रोक सकते हैं, दो तरीके हैं। एक, हम ये मेंशन कर दें भाई अगर तेरा एक्यूरेसी लेवल 100 हो गया या 95 हो गया तो भाई ब्रेक हो जाना, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि हमने उसको बोला है पहले कि आइट्रेशन कितनी चलानी है, 50 दफा ये आइट्रेशन चलानी है, और वो आइट्रेशन खत्म हो गई तो वो रुक जाएगा। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में यू सी कि हमने मॉडल के अंदर भी कोई नई इंजेक्शन नहीं दी है। ठीक है, हमारे जो पैरामीटर्स थे जो हमने दिए हुए हैं वो क्या हुए हैं, वो फिक्स हुए हैं अभी, जैसे हमने ऑप्टिमाइजर दिया हुआ है, और ये हमारे पैरामीटर्स हैं, हाइपर पैरामीटर के लेयर की तादाद, नोड्स की तादाद, ये सब हमारे हाइपर पैरामीटर्स हैं जो हम देते हैं, हम खुद डिफाइन कर रहे हैं ना। इसके अलावा भी होते हैं, ये मैं रफली आइडिया बता रहा हूँ कि मैं जब और ऑप्टिमाइजर इस्तेमाल करूंगा तो ऑप्टिमाइजर के अंदर मैं वो और वैल्यूज पास करूंगा, लर्निंग रेट की वैल्यू पास करूंगा, और भी चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। जब लेकिन हमने क्या कर दिया अभी हम इसको कुछ पास नहीं करेंगे, वो खुद ही ऑप्टिमाइज करेगा। समझ में आ रहा है ऑप्टिमाइजर का काम क्या काम है, ऑन फीडबैक सिग्नल फ्रॉम लॉस स्कोर, लॉस स्कोर से जो फीडबैक मिला है उसको क्या करना है आपने, उसकी मदद से वेट्स को दोबारा रिवर्स डायरेक्शन में। अब कहेंगे यार ये कैसे कर रहा होगा, इंजन लगा, सारा मैथमेटिक्स है। बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम इज जस्ट अ डिफरेंशिएशन चेन रूल, पढ़ा हुआ है सबने, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ी हुई है, हाँ पढ़ी तो होगी, भूल गए तो और बात है। सारा चेन रूल है, पावर फंक्शन एंगल उसको निकालते गए और रिवर्स डायरेक्शन जो है ना वो चलाते गए।
तो सारा चेन रूल है, डेरिवेटिव से। अच्छा थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, हम कर लेंगे थोड़ी बहुत जितनी आपको हजम हो सकेगी, बाकी देखते हैं। अच्छा अब ये हमारा नेटवर्क बन भी गया और हमने इसको ऑप्टिमाइजर भी बता दिया, लॉस भी बता दिया, एक्यूरेसी बता के कंपाइल करा दिया, ठीक। नाउ अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा हमने ये कहा है कि भाई हमारा जो डेटा है, हमारा जो डेटा है उसकी शेप क्या है, हाँ 60,000 28 28, ठीक। ऐसे ही 3 डायमेंशन है। मेरा जो मॉडल है, जो मॉडल है भाई वो कैसा खाता है डेटा, 1 डायमेंशन डेटा खाता है। तो अब ऐसी सूरत में क्या होगा भाई, हाँ ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में क्या होगा, इसको 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर लेंगे, कैसे करूं 1 डायमेंशन में कन्वर्ट, रीशेप करूं। अब जब रीशेप करता हूं तो क्या होता है, अगर मेरे पास इमेजिन, ये मसला पहले भी आया था एक दफा, दोबारा बता रहा हूं, अगर मेरे पास एक इमेज है तो वो कितनी डायमेंशन की है, 2 डायमेंशन की है, ठीक है 28 बाई 28, मैं उसको रीशेप करता हूँ 784 का वेक्टर बना दो, ठीक है। आ रही बात समझ, अब मैं क्या करता हूँ लाइक दिस, देखो ये 28 बाई 28 की इमेज है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ 28 की इमेज को कह रहा हूँ भाई सीधी हो जाओ, सीधी हो जाओ। तो ये सीधी होके कैसे हो जाएगी भाई, हाँ 784 हो जाएगी ना, 1 2 3 4 5 6 और चलते चलते ये जो है कितनी वैल्यूज आ जाएंगी इसके पास, 784 वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसे ही होगा, सबको बात समझ आ रही है। अब ये ऐसे वेक्टर जो है वो कितने होंगे, 60,000 होंगे। और इन 1 डायमेंशनल वेक्टर्स को अगर मैं अपने पास रखूंगा अरेंज करके, तो मैं एक 2D अरे बनाऊंगा ना, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, चौथा वेक्टर, पांचवा वेक्टर और 60,000वां वेक्टर, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। यानी मैंने जैसे शुरू में आपसे एक दफा कहा था कि मॉडल को प्लेट में जो डाटा रख के देना वो 2D होगा, जाएगा 1D उसमें से निकल के एक, बट अगर वो एक भी रिकॉर्ड है तो तब भी उसको 2D बना के रखना पड़ेगा, याद है। हमने हाइट एंड वेट वाले केस में हम फंस गए थे कि यार डायमेंशन चेंज करनी पड़ रही है हमें बार बार। तो इसलिए अब अगर ये 28 बाई 28 की इमेज को पकड़ के हमने 1 डायमेंशन किया है, तो ऐसी कितनी इमेजेस हो जाएंगी हमारे पास, हाँ भाई हमारे पास 60,000 हो जाएंगी। ये दूसरी हो गई, ठीक है, ये हमारे पास तीसरी हो गई, ऐसा ही है। और टोटल कहां तक पहुंचेंगी, 60,000 तक। तो शेप क्या बन जाएगी, 2D शेप तो बन जाएगी। क्या बनेगी शेप, कितनी रो है 60,000, कितने कॉलम है 784। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी डेटा को यूं रीशेप करना है 60,000 784 में, ठीक है 60,000 784 में। तो लिहाजा इसीलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ट्रेन इमेजेस को क्या कर दो, रीशेप कर दो, किसमें 60,000 784 में। उसमें से पहली रो 784 की निकल के जाएगी सीधा किसके मुंह में, हमारे कितनी इमेज है, साइज क्या है 28 यूं है, 28 यूं है। जब इमेज को सीधा करेंगे तो हर रो निकल के सीधी होती जाएगी, तो 28 वाली 28 रो लग जाएंगी। तो एक लाइन में कितने हो गए, नहीं समझ में,
इधर देखो, ये 784 की है ना, मैंने पहली रो उठाई यहाँ रख दी, कितने आ गए इसके अंदर? फिर मैंने दूसरी रो उठाई यहाँ रख दी, कितने आ गए इसके अंदर? फिर मैंने तीसरी रो उठाई यहाँ रख दी, कितने आ गए? ऐसी कितनी रो आएंगी? तो 28 28 28 28 एक ही लाइन में बैठेगा, 784 हो गया ना। सही है। जब 28 28 28 एक लाइन में बिठा दिए तो हर एक में 28 और वो 28, टोटल वैल्यूज कितनी हो गई? तो 28 बाई 28 का 784 का वेक्टर बन गया। ठीक है, तो अब हमारा मॉडल जो है वो यहां से क्या होगा भाई, एक एक वैल्यू को क्या करेगा, इस काणे दज्जाल को देता रहेगा। पहले एक डेटा, फिर दूसरा डेटा, और साथ में इनके क्या दे रहा होगा? लेबल्स, है ना, कि भाई ले खा। अब आ जाओ यहाँ पे, दूसरी लाइन में क्या किया हमने? हमने उसकी डेटा टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट करके 255 से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी जो पिक्सल वैल्यूज हैं उस एरे में, उनकी रेंज क्या है? 0 से लेके 255 तक है ना। याद है सबको ये बात, या दोबारा बताऊं? इमेज की जो पिक्सल वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 से लेके 255 होती है। सारे जीरो हो जाए, आर भी जीरो, ग्रीन भी जीरो, ब्लू भी जीरो, तो क्या हो जाता है? ब्लैक। और सारे 255 हो जाए तो क्या हो जाता है? प्योर व्हाइट। बाकी जितने कॉम्बिनेशन है कलर के दरम्यान में बचते हैं। जो हमने डाटा लोड किया है उसकी डायमेंशन कितनी आ रही थी? 3 डायमेंशन आ रही थी। अगर ये 4 डायमेंशन आ रही होती ना तो ये कलर्ड इमेज होती। ये अभी कितने डायमेंशन आ रही है? 3 डायमेंशन आ रही है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर चैनल शामिल नहीं। अब चैनल क्या है अभी बताता हूँ, चलो पहले ये वाली बात पूरी करते हैं। तो यही काम हमने किसके साथ किया भाई? क्या? डिवाइड? पूछो पूछो। हाँ, डिवाइड क्यों किया? देखो, डेटा को हम नॉर्मलाइज करते रहे हैं, पहले स्टैंडर्डाइज करते रहे कि डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बिहेवियर में आ जाए। हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो डेटा होता है ना, जैसे चलो ये वेट हाइट वाला डेटा ले लेते हैं, आपका पुराना दोस्त। ठीक है, इसमें मैंने ये 15 रिकॉर्ड्स ले लिए। ठीक है, 15 रिकॉर्ड्स ले लिए। अब जो पिक्सल की वैल्यू है ना उसमें कहीं 0 है, 0 0 चल रहा है, तो एकदम से क्या हो गया? ब्लैक वैल्यू आ गई, तो फौरन रेंज ऑफ वैल्यू क्या हो रही? स्पाइक कर जा रही। अच्छा, इससे जो है ना लर्निंग में, मॉडल की लर्निंग में मॉडल को तकलीफ होती है कि जब इतनी ज्यादा वेरिएशन आ रही होती है डेटा के अंदर, जब इतनी ज्यादा वेरिएशन आ रही होती है, कर तो वो लेगा ठीक है, लेकिन हो सकता है एक्यूरेसी खराब हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी वेरिएशन को, साइज को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। कैसे कम करते हैं? मैं क्या करता हूं भाई, इस सारे डेटा को, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है अभी? हाँ, मैक्स वैल्यू, मैक्स ऑफ दिस फ्रॉम दिस, ये वैल्यू आ गई 241। अब मैं क्या करता हूं, हर एक वैल्यू को डिवाइड कर देता हूं, किससे? 241 से। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू थी उसने अपने आप को डिवाइड किया, क्या हो गई? 1 हो गई। अब हमारे पास देखें जितनी भी सारी वैल्यूज हैं वो क्या हो रही हैं भाई? अच्छा,
अरे यार वो भूल जाता हूँ मैं हमेशा कैसे होता है। अच्छा एक मिनट, इधर क्या करूँ, इसमें आ गया, ये था हमारे पास कि इसको क्या करना है, हमने डिवाइड करना है, बॉटम वाला सेल हो गया F4 है, ठीक है। वापस आते हैं इधर, हाँ वही कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ, असल में यहाँ लाइट भी नहीं ना, F3 दब गया था। ठीक है, लॉक हो गया, डॉलर डॉलर लग गया। कॉलम को क्या हो, हमारा कौन सा ये H18 है ना, बस इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, H18। ये मैं जब भी कर रहा होता हूँ ना ये भूल जाता हूँ डॉलर डॉलर कहाँ कहाँ आएंगे। हाँ वो तो सारे ही लॉक हो गए यार, मैं यहीं से हटाता हूँ डायरेक्ट। डॉलर डॉलर तो चाहिए यार, डॉलर हटा रहे तो ठीक है, ये हो गया। अब बताओ कि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब सारी वैल्यूज बिटवीन क्या आ गई, 0 एंड 1, और कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा क्या करूं, तमाम वैल्यूज को क्या कर दूं भाई, मैक्सिमम से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर वही वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इसलिए इसके स्केल डाउन करने के लिए 255 मैक्सिमम से डिवाइड कर दिया। ठीक है, जागते रहना भाइयों। वहां पर अगर मैं फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करता और 255 से डिवाइड करता तो फिर वो क्या होती, राउंड ऑफ हो जाती, तो बहुत सारी वैल्यूज डिस्कार्ड हो जाती। अच्छा जी, ये कन्वर्जन हो गई। अब आ जाओ यहाँ पर अपने पुराने कॉन्सेप्ट पे। अब हमारे पास लेबल्स रह गए। लेबल्स में क्या लिखे हुए, क्या लिखा हुआ लेबल में, नंबर्स। अब याद आया कि जो लेबल्स होने चाहिए वो तो नॉन न्यूमेरिक होने चाहिए, उनके दरमियान सॉर्टिंग नहीं हो सके, ऑर्डिनल नहीं होने चाहिए। याद आई बात, ऑर्डिनल नहीं होने चाहिए, तो इनका क्या करना पड़ेगा, हमें वन हॉट इनकोड करना पड़ेगा, वन हॉट इनकोड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो इमेज दे रहा हूं इस इमेज का नंबर 5 नहीं है। गौर करना मेरी बात, इस इमेज का नंबर 5 नहीं है, 5th नंबर इमेज नहीं है, इस इमेज का नाम 5 है। तो नाम को नाम होना चाहिए यार, ऑर्डिनल नहीं होना चाहिए। नाम को क्या होना चाहिए, कैटेगरी होना चाहिए, नाम को नाम होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह हम डेटा के अंदर क्या कर रहे थे, जहां पर कैटेगरी हमारे पास टेक्सचुअल डेटा का हम कन्वर्ट करके उसको क्या कर रहे थे, नंबर में कर रहे थे। अब यहाँ हमारे पास ये नंबर है, इसको हमने क्या करना है, कैटेगरी बनाना है, और कैटेगरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वन हॉट इनकोड कर देते हैं। तो टेंसर फ्लो के अंदर टू कैटेगरिकल का एक फंक्शन मौजूद है यूटिलिटीज के अंदर, टू कैटेगरिकल। ठीक है, ये टू कैटेगरिकल कॉल करते हैं, ट्रेनिंग लेवल्स और टेस्ट लेवल्स दोनों को क्या कर देते हैं, कन्वर्जन लगा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, वह डायरेक्ट कर देगा। अब हमने क्या किया, ट्रेन लेबल्स को जब चेक किया तो सारे ट्रेन लेबल हमें कैसे नजर आ रहे हैं, सारे 0 नहीं, मैं यहाँ से 0 वाला उठाता हूँ। ठीक है, 0 वाला लेबल उठाता हूँ और उसको देखता हूँ ओवरऑल क्या आ रहा है अभी, 0 1 2 3 4 5। इसका मतलब ट्रेन लेवल में जो पहली वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, ट्रेन इमेजेस में जो पहली वैल्यू है वो कौन सी आ रही है हमारे पास। अब इस तरह समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमने कन्वर्जन लगा ली, वरना प्लॉट करके दिखा देता हमें। अभी क्यों नहीं आ रही, पहले प्लॉट आ रहा था ना नंबर लिखा हुआ, अब क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने उसको 55 से क्या कर दिया है,
डिवाइड लगा दिया इसलिए अभी समझ में नहीं आएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, ट्रेन इमेजेस का जीरो इंडेक्स क्या करूँ, मल्टीप्लाई बाय 255, ठीक है। लेकिन ये अभी डायरेक्ट उसमें दिखा नहीं रहा, उस वाली ऊपर ही लेकिन ऊपर भी क्या हमने कन्वर्ट कर लिया, चलो ठीक है। तो लेबल क्या आ रहा है उसका, 5 आ रहा है, वो इमेज क्या होगी, 5 होगी। पर आ रहा है ट्रेन लेवल में पहला पहला 5 आ रहा है, लेकिन हमें तो इमेज देखनी थी ना, वो तो हमें वैसे ही नजर आ रहा है। ट्रेन लेबल्स का जो जीरो इंडेक्स है वो क्या है भाई, 5 है, इसलिए फिफ्थ वन जो है, फिफ्थ वैल्यू जो है वो क्या हो रही होगी, 1 हो रही होगी। और ये ऊपर भी नजर आ रहा है कि ये इस तरह, अगर मैं क्या उठा लूँ, 1 इंडेक्स उठा लूँ तो क्या आएगा, कौन सी बिट ऑन होगी, अब ये वाली पहली वाली ना, सबको याद है ना 1 और इनकोडिंग, ठीक है। इस तरह मैं तीसरा उठा लूँ तो ये कौन सी वाली आ रही है, 9 क्यों ले रहा है, 0 0 0 0 0 0, मैंने ये चौथा इंडेक्स दे दिया ना यार, इंडेक्स नंबर 2 दूंगा ना। असल में हाँ अंधेरा है, मुझे कीबोर्ड पे कहाँ उंगली पड़ रही है पता नहीं चल रहा है, ठीक हो क्या, तो क्या आ रहा है 4, ठीक है, समझ में आ गई बात, 1 और इनकोड कर दिए। अब मॉडल को क्या करने जा रहे हैं, फिट करने जा रहे हैं, डेटा भी देंगे और लेबल्स भी देंगे, डेटा कन्वर्ट हो गया जैसा चाहिए था दज्जाल को। कितनी आइटरेशन चलानी है, 10 दफा जाएगा वो बैक प्रोपगेशन में, कितनी बार, 10 बार जाएगा। बैच साइज 128 का मतलब क्या है, 128 का बैच बना के नहीं खिलाएगा उसे, खिलाना तो उसने एक एक ही है, बट डेटा रखा हुआ है सामने रूम में 60,000, मैं एक एक रिकॉर्ड लेने के लिए जाऊं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो वो क्या करता है, मेमोरी से डाटा उठाने के लिए जाता है और बंच ऑफ 128 ले आता है, फीडिंग 1 बाय 1 होती है, इससे हमारा क्या हो जाता है, टाइम बच जाता है, टाइम बच जाता है, ठीक है। मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो ये वन टाइम 60,000 नहीं दे सकता। 1 टाइम 60,000 देंगे तो बात उतनी ही पड़ जाएगी हमें, क्योंकि 60,000 कलेक्ट करने में उतना टाइम लग गया, ठीक है। अच्छा हाँ, तो उतनी दफा ये एंट्री लगाएगा मेमोरी के अंदर, 469 468 आ रहा होगा, देखो 60,000 डिवाइडेड बाय 128, कितनी एंट्री लगानी पड़ेगी उसे, 68 के बाद भी कुछ डाटा रह जाएगा 75%, तो वो लेने दोबारा जाना पड़ेगा, इसलिए 469 टाइम वो जाएगा मेमोरी में डाटा पिक करने के लिए। अगर मैं बैच साइज 1 कर दूं तो वो 60,000 ही आएगा, 60,000 टाइम जाना पड़ेगा उसे, देन हमारे मॉडल को लर्निंग में टाइम लग जाएगा बस। हाँ, बैच साइज बढ़ाने की लॉजिक भी वही है कि 2 4 6 8 16 32 64 128 512, 2 की पावर में ही बैच साइज बढ़ाते जाते हैं, मैं इसको 256 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ एंट्रियाँ फिर क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, कितनी आ जाएंगी भाई, 60,000 डिवाइडेड बाय 256, तकरीबन 235 दफा इपॉक्स जो है वो दिखाएगा हमें कि डाटा लेने जा रहा है। लेट्स सी, अभी चलने दो, पहला इपॉक्स चल रहा है, 235 दफा जा रहा है, ये इतने जितने चक्कर लग रहे हैं सब लिखे हुए आ रहे हैं। पहले ही इपॉक में एक्यूरेसी कितनी आ गई, 84 95, दूसरी दफा जब एडजस्ट किया 95। अब देखो मैं कोई हाइपर पैरामीटर नहीं एडजस्ट कर रहा हूँ भाई, खुद ही वो रिजल्ट आ रहा है लॉस का और वापस जाके वो अपडेट कर रहा है जी। बैच साइज बता रहा है कि 128 रिकॉर्ड लाए, और यहाँ ये जो नंबर आ रहा है ये बता रहा है कि कितनी दफा उसे जाना पड़ा, 128 128 128 कितनी दफा जाने पड़े, 235 टाइम्स, कैलकुलेशन में भी यही आ रहा था ना, 235। तो 10 इपॉक्स चलने के बाद एक्यूरेसी कितनी आ गई भाई, 99.65 एक्यूरेसी आ गई। मॉडल के अंदर एक लेयर लगी है भाई, कितनी, और डाटा छोटा नहीं है, सोचो नेटवर्क आर्किटेक्चर 784 इनपुट का है, लॉस की वैल्यू जो इतनी आ रही है। अब टेस्टिंग में निकाल लेते हैं,
नेटवर्क डॉट इवेल्युएट, प्रिडिक्ट का मेथड नहीं है, इवेल्युएट का है। तो टेस्ट इमेजेस दे दी, एक्यूरेसी कितनी आ रही है 97.66। 10,000 डेटा लेने गया है तो 313 दफा जाना पड़ा, राइट। ये तो उस डेटा पे बात हो गई जो हमारे पास डेटा सेट में अवेलेबल था। अगर मुझे बाहर से कोई इमेज लानी पड़े और मैं कहूँगा अब इसको बता पढ़ के क्या नंबर है, ठीक है। अच्छा हाँ, अभी वही करने जा रहा हूँ ना। टेस्ट डेटा में से ही क्या कर रहे हैं भाई, कोई सी इमेज पहले तो उठा रहे हैं, इमेज नंबर 25 उठा ली। टेस्ट डेटा में से क्या कर ली, इमेज नंबर 25 उठा ली। इमेज नंबर 25 की शेप कैसी होगी, 28 बाई नहीं 784 का वेक्टर। देखो इधर देखो, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ कि ये कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाए। हमने कन्वर्ट किया है ना उसको, तो अब मैं कह रहा हूँ टेस्ट इमेजेस में से, टेस्ट इमेजेस में से कौन सी इमेज उठा लो, 25th इमेज उठा लो और उसकी शेप बताओ 784 का, ठीक है। वो इमेज है क्या, ये कैसे पता चलेगा, लेबल से पता चल जाएगा। टेस्ट इमेजेस, टेस्ट लेबल चाहिए भाई, टेस्ट लेबल 25, ठीक है। नहीं नहीं ये खुद ही हो रहा है भाई, को पायलट लगाओ, अगर वो आ गया तो टैब दबा दो, सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ सिलेक्ट हो जाएगा। क्या लेबल आ रहा है भाई, 0 आ रहा है, चलो ठीक है। अब 0 इमेज है। अब देखो जो बात मैं समझा रहा था ना, अब इसका वेक्टर तो 784 का है ना, नहीं है, सोचो जरा, है वेक्टर, क्या ये वेक्टर में डायरेक्ट दे सकता हूं उसको, नहीं दे सकता। मैंने कहा ना कि उसको 2D बना के उसमें एक एरे सेट करनी पड़ेगी, फिर वो उसमें से निकल के जाएगी, यानी कप ब्रिज के साथ पेश करना पड़ेगा जैसा था वहां पे। अकेला वेक्टर में कैसे खिलाऊंगा उसको, तो कह रहा भाई रख के दो 2D में, निकालूंगा मैं उसमें से 1। आ रही बात समझ में, इसलिए यहां पर क्या किया भाई, इसको 2D बनाया, ठीक है। अब 2D बनने के बाद जब ये 2D बन जाता है, मैं इसको एक मिनट, ठीक है। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इस इमेज को अलग से पहले 2D बना देता हूं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं अभी, इमेज डॉट शेप हमारे पास कितनी नजर आएगी मुझे, 1,784। और अगर मैं इस डेटा को देखूं, इस डेटा को देखूं तो ये कैसा डेटा नजर आ रहा है, ये एक ही इमेज का डेटा है, यानी यूं स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट इसके आगे सिर्फ एक ब्रैकेट लग गया है, यानी ये वाला फॉल कंप्लीट हो गया इसका, कि इसके अंदर अब ये एक ही डेटा मौजूद है। इसमें से जब निकल के जाएगा तो 1D ही होगा, ठीक है। इसमें से जब निकल के जाएगा तो 1D ही होगा, ठीक है। इश्यू में पहले भी आया था। तो लेट्स अगेन हम वापस आते हैं, इसको मैं, ठीक है, मैंने 2D इसको कर दिया है। 2D करने के बाद हम क्या कर रहे हैं भाई, ये वाली लाइन यहाँ से हटा देता हूँ। अब हमने क्या भाई, नेटवर्क डॉट प्रिडिक्ट इमेज। अब इसके अंदर 10 इमेजेस भी होती तो वो 10 इमेजेस पे रिजल्ट अलग अलग देता। अब क्या हुआ भाई, प्रोबेबिलिटीज आएंगी मेरे पास, ठीक है। क्या रिजल्ट आया, प्रोबेबिलिटीज कितने आंसर आएंगे, 10 आंसर आएंगे। कितने, 10 वैल्यूज आ रही हैं, नजर आ रही है। इनमें से जो सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारा रिजल्ट होगी। तो सबसे बड़ी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आर्ग मैक्स, नॉट मैक्स,
मैक्स से वो वैल्यू आएगी, हमें उस वैल्यू का इंडेक्स चाहिए। इंडेक्स से पहले का नंबर क्या है? अगर इंडेक्स नंबर 6 आ रहा तो इमेज क्या है? 6 है, ठीक है, इसलिए आर्ग मैक्स चाहिए होता है। जब हमने यूं चलाया इसको कि भाई प्रोबेबिलिटी में से जो बड़ा वैल्यू उसका इंडेक्स बता दो, तो उसने कहा भी क्या इंडेक्स आ रहा है? 0। और हम लेबल्स में जाके चेक करें तो हमारा इंडेक्स क्या, लेबल्स क्या आ रहा था? 0 ही था। टेस्ट अंडरस्कोर लेबल्स, कौन सी इमेज थी? सॉरी 225 की लेबल देखूं तो क्या लेबल है भाई? 0। तो टेस्ट को तो सही प्रिडिक्ट कर रहा है, वो टेस्ट डेटा पे हमने वैसे भी रिजल्ट देख लिया उसका। बट व्हाट इफ हम अपनी स्क्रैच से कोई इमेज बाहर से लाके दें, खुद डिजाइन करके, तो इसकी प्रिडिक्शन क्या होगी? टाइम है ना हमारे पास? नहीं, अच्छा चलो। अब हमने क्या किया, मेरे पास जो है, अच्छा, अब जो इमेज मैं बनाने लगा हूं, ठीक है, 28 बाई 28 की, ये इमेज कैसी इमेज होगी? कैसी इमेज से मतलब ये है कि ये कलर्ड इमेज होगी या ग्रे स्केल इमेज होगी। पिक्सल में इसके सेट कर रहा हूं ऑन 28 बाय 28। चल जाए भाई 28, ठीक है, ये इतना बड़ा साइज हो गया। इसको जूम करके मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं, क्या लिखूं भाई? हाँ, इमेज कलर्ड होगी, ब्लैक कलर, उस पर लिखा हुआ किससे होगा? वाइट से। क्या लिखूं? 8 तो आसान है यार, बताओ। 4 लिखता हूं 9 की तरह, लंगड़ी लुली राइटिंग जैसी हम लिखते हैं ना। मैंने यूं किया इसको और यूं बना दिया, कंफ्यूज, है ना? ठीक हो गया। इसको मैं क्या करता हूं? सेव, सेव एज पीएनजी। यहाँ पड़ी भी है और इमेजेस वैसे। क्या बनाया हमने? 4 ना? 4, ठीक हो गया। इसको बंद कर देते हैं। अब मैं क्या करने लगा हूं, यहां पर मैंने कहा अभी एक फंक्शन बना हुआ है, कैरेस नंपाई, क्लासिफाई इमेज का फंक्शन बना हुआ है। वैसे मैं यहां बता दूं कि जो मैंने इमेज बनाई है, ये कैसी इमेज है भाइयों? कैसी इमेज है? ब्लैक एंड व्हाइट। ये कलर्ड इमेज है। मैंने कहा डिफाइन किया? मैंने तो कलर ही 2 चूज किया, तीसरा कलर खुद ब खुद क्या होगा? हो ना हो भाई, तीनों से मिलके ब्लैक व्हाइट बन रहा है ना। तो हमें, जो हमने जो बनाई है इमेज, अभी देखो मैं बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। ये असल में ये फंडे जो है ना, वो इतने मुश्किल होते हैं कि अगर प्रॉपरली कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो ना, तो आप डेटा में फंसे रह जाते हैं। मॉडल शॉडल तो बनेगा, आपको पता नहीं कब बनेगा, डेटा ही आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कर कुछ रहा हूँ, आ कुछ रहा है। अच्छा देखो, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर केरस डॉट यूटिल्स लोड इमेज। अब ये इमेज मैंने यहाँ कोलैब पे काम करता हूँ, यहाँ अपलोड करनी पड़ेगी ना, ऐसे ही है ना? अगर मेरे पास उसमें, अगर मैं अपने ड्राइव का पाथ जो है वो सेट कर देता तो, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये दोनों इमेजेस जो हैं 4 और 6 मैं दे रहा हूँ, 5 की जरा बड़ी इमेज है, ठीक है, ओके भाई, ये 4 और 6 आ गए। तो मैंने बोला भाई लोड कर दो, क्या 6 लोड कर दो, PIL पिलो लाइब्रेरी इमेज की इंपोर्ट, इमेज डॉट इमेज ओपन 6 डॉट png, ठीक है। क्या कर रहा हूं, 6 डॉट png ओपन करो, और ये इमेज ओपन होने के बाद किस में चेंज हो जाएगी? एरे में। मैं अभी क्या करने लगा हूं, अभी मैं सारा कुछ बंद कर रहा हूं और यहां पर
इमेज डॉट सेव करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, बुढ़ा हो गया बचपन से अभी ये। अच्छा चलो ठीक है, मैंने क्या किया भाई, इसको रन किया। अच्छा ये कहता है, अच्छा इमेज का ऑब्जेक्ट है इमेज टू एरे, ये है, सॉरी 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 सॉरी, ये सही है, ये सही है। मैं ग्रे स्केल में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ इसको, सिर्फ इमेज टू एरे कर रहा हूँ, ठीक है। और इमेज टू एरे की मैं आपसे पूछ रहा हूँ शेप क्या है, क्या इनपुट एरे इनपुट एरे डॉट शेप, देखो उसको पता है मैं शेप चेक कर रहा हूँ, क्या बात है, ठीक है। इसकी शेप बताओ, क्यों भाई चल गया क्या? सॉरी सॉरी, इमेज देना पड़ेगा इसको, इमेज देना पड़ेगा। मैं अभी ग्रे स्केल नहीं दे रहा हूँ ना इसको। कितनी आ रही है भाई? 28 28 4, ये 4 कहाँ से आ गया यार? अभी चूंकि ये कैसी इमेज है, कलर्ड इमेज है, इसके चैनल कितने हैं? 3 है, और एक वो इमेज है, एक इटसेल्फ वो इमेज है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ जाके इसी इमेज को रीशेप करना शुरू कर दूं, बोले 784 में रीशेप ही नहीं होगी। 784 में रीशेप कहाँ से होगी भाई? 28 28 मल्टीप्लाई 4, 4 गुना बड़ा पिक्सल आ रहा है। तो इसलिए पहले हम इसको क्या कर रहे हैं, ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इमेज टू कन्वर्ट एल इसका पैरामीटर है, टू कन्वर्ट इन ग्रे स्केल। और फिर यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको ग्रे स्केल इमेज को क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा। ठीक हो गई, समझ में आ रही बात? अब इसकी इनपुट एरे की शेप भी प्रिंट कराते हैं, और इसको डायमेंशन भी देते हैं कि इसमें क्या करना, रीशेप करना, और फिर इस पर प्रेडिक्शन निकालना, ठीक है। इनपुट एरे पे वो प्रेडिक्शन आएगी हमारे पास, देखो क्या क्या आया, शेप क्या आ रही है अब, 28 बाई 28 1, ठीक है। पहले कितनी आ रही थी, 4, अब 28 बाई 28 की 1 इमेज है, ठीक है। अब क्या होता है, प्रेडिक्शन में क्या आया, प्रेडिक्शन में आया इतना बड़ा आर्क मैक्स निकाला, क्या आ रहा है प्रेडिक्शन में, हमने क्या दिया था, 6 दिया था, गलत हो गया, हाँ गलत हो गई ना। तो हैरान क्यों हो रहे हैं भाई, 100% रिजल्ट तो हम भी एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे हैं ना। टेस्टिंग में 97% एक्यूरेसी है, तो कुछ मार्जिन ऑफ एरर तो है। तो हमारा 6 क्या 5 की तरह दिखता था, हाँ क्या ख्याल है, कुछ तो हुआ है ना। सिक्स है ना हमारा, चलो दूसरी भी अपलोड करते हैं, दूसरी भी अपलोड करते हैं। 6 के बजाय आप क्या करते हैं, अच्छा मैंने इसके लिए क्या करा, इसके लिए एक फंक्शन लिख दिया है नीचे, क्लासीफाई इमेज। इस फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ से इमेज का नाम क्या करते रहेंगे, भेजते रहेंगे। सब कुछ इसमें कर दिया है, ग्रे स्केल लगा दिया है, और इधर कैरास की यूटिलिटी यूज की है, पीआईएल की नहीं यूज करी, इसलिए कैरास में यहाँ पर यूटिलिटी लोड इमेज में ग्रे स्केल का पैरामीटर ड्रॉ कर दो तो खुद ही ग्रे स्केल कर देता है, ठीक है। इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट। वो हम पीआईएल की लाइब्रेरी एक्सटर्नल अपलोड करिए, यहाँ पर यूटिलिटी से कर दिया। तो रिटर्न प्रेडिक्शन आर्ग में प्रेडिक्शन रिटर्न कर देगा। मैं इसको चला देता हूँ। अब मुझे बार बार जो है बस सिर्फ यहाँ से क्या करनी पड़ेगी, इमेज लेनी पड़ेगी, लो आर्गुमेंट ग्रे स्केल, अरे भाई कर दे यार, फिर इसका पैरामीटर अपडेट हो गया। कह रहा है ग्रे स्केल नहीं है भाई, अनएक्सपेक्टेड आर्गुमेंट दे रहे हैं, क्यों भाई? चलो वहीं लोड कर लेता हूँ भाई जब तक टाइम खत्म हो गया। क्या नाम है हमारी इमेज का, 4, लेकिन ये चेक कर लेना कैरास वाला ना, इमेज 4.png, इमेज
ओपन की जरूरत थी हमें नहीं, चलो अभी डाल रहा हूँ, बाद में इसके कोड को समझ लेंगे। 4.png जरा प्रेडिक्ट करो भाई, कर दिया रिजल्ट क्या है भाई, 9 क्या दिखा रहा है, 4 को 9 प्रेडिक्ट कर दिया। अच्छा कोई मुजायका नहीं, हमने हरकत ही ऐसी की उसके साथ, ठीक है। तो ये मैं नोटबुक शेयर करूंगा, आपने एक एक चीज मैंने खोल के रखी है, कोई एक लफ्ज भी नहीं छोड़ा है। आपने वैसे ही जो है ना इसको पढ़ना है और हर चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि यार कौन सी चीज क्यों हुई हुई है, क्या हुई हुई है,